कंपाउंड लर्निंग के इस नए डीप डाइव सेशन में आप सभी एस्पिरेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 1 मई 2026 है और आज हम डेली इंटेलिजेंस ब्रीफिंग यानी करंट अफेयर्स के हाई यील्ड सिंथेसिस पर चर्चा करेंगे। हाँ, और सेशन की शुरुआत में ही हम अपने सभी दोस्तों को एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त सलाह देना चाहेंगे। वही पीडीएफ वाली बात बिल्कुल, देखिए जैसे करंट अफेयर्स की बात आती है, एस्पिरेंट्स पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पागल हो जाते हैं। लेकिन प्लीज वो पीडीएफ का ढेर लगाने से पहले इस पूरे ऑडियो सेशन को बहुत ध्यान से सुने। हाँ यार, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है जो आपको मेंस और इंटरव्यू में बाकियों से अलग करेगी। सिर्फ पाइल ऑफ पीडीएफ्स बनाने से एग्जाम क्लियर नहीं होते। सही कहा, कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी है। तो आज हम नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स, बैंकिंग, इकोनॉमी, डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के मॉड्यूल्स कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन से। तो अगर हम देश के उत्तरी हिस्से से शुरू करें तो लद्दाख में बेहतर प्रशासन के लिए 5 नए जिलों की घोषणा की गई है। अच्छा, 5 नए जिले। इसके पीछे की सोच तो बहुत स्पष्ट है। इतने बड़े और दुर्गम क्षेत्र में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि सरकारी योजनाएं एकदम आखिरी इंसान तक पहुंच सकें। और अगर हम यूपी की तरफ आएं तो वहां एक बहुत ही विशाल प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। ओहो, गंगा एक्सप्रेसवे, ये तो मेरठ से प्रयागराज तक है ना? हाँ, 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है ये, और इसका बजट करीब 36,230 करोड़ रुपए है। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है शाहजहांपुर में बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एक इमरजेंसी हवाई पट्टी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बेस का काम भी कर सकता है। ये ना ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत सही पॉइंट है ये। और यूपी के ही पीलीभीत में एपीईडीए ने एक बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया है। राइट, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। हाँ, अब अगर हम उत्तर से सीधा दक्षिण भारत की ओर चलें, तो वहाँ विकास का स्वरूप एकदम अलग है। वहाँ फोकस पूरी तरह से तकनीक पर है। वो बेंगलुरु वाली पुलिस यूनिट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कर्नाटक के बेंगलुरु में नम्मा 112 भारत की पहली ऐसी पुलिस यूनिट बन गई है जो एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। मतलब आप कोई भी अपनी लोकल भाषा में हेल्प मांग सकता है? बिल्कुल, भाषा अब कोई बैरियर नहीं है। और कर्नाटक के ही उडुपी में निर्मला सीतारमन जी ने एक जेम एंड ज्वेलरी सेंटर का भी उद्घाटन किया है। सही है। और जब हम टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का जिक्र तो आना ही है। हाँ, वहाँ गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला रखी गई है। और एस्पिरेंट्स इस आंकड़े पर जरा ध्यान दें, इसमें $15 बिलियन का एफडीआई आया है। बाप रे, $15 बिलियन? हाँ, इसका सीधा लक्ष्य विशाखापट्टनम को ग्लोबल एआई और क्लाउड कैपिटल बनाना है। अगर मैं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम की तरह काम कर रहा है। वो कैसे? देखिए, यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे हमारी धमनियों या आर्टरीज की तरह है जो पूरे देश में कनेक्टिविटी तेज कर रहा है, जबकि विशाखापट्टनम का ये नया एआई हब हमारे देश के एक नए डिजिटल दिमाग की तरह है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। और जब दिमाग इतना तेज हो रहा हो तो उसे चलाने के लिए नीतियां और एनर्जी भी तो उसी लेवल की चाहिए ना? एकदम। तो चलिए ऐसे राज्यों की एआई नीतियों और देश के बड़े लक्ष्यों से जोड़ते हैं। हाँ, तो महाराष्ट्र ने अपनी एआई नीति 2026 लागू कर दी है। इसका लक्ष्य राज्य को भारत का अग्रणी एआई हब बनाना है। इसके मैट्रिक्स भी काफी एम्बिशियस हैं। 10,000 करोड़ का निवेश और 2031 तक 1.5 लाख नई नौकरियां पैदा करना। बिल्कुल, इसके लिए 5 एआई इनोवेशंस शहर बनेंगे, 2000 जीपीयूज का सेटअप होगा और 12 एआई इंक्यूबेटर स्थापित होंगे। और फंडिंग के लिए 500 करोड़ का एक एआई स्टार्टअप वेंचर फंड भी तो है। हाँ, वो भी है। लेकिन इस नीति में एक इम्पैक्ट नोट है जो बहुत ध्यान देने लायक है। क्या है वो? ये पॉलिसी खुद मानती है कि एआई के कारण 70% नौकरियां पूरी तरह से बदल सकती हैं, यानी ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। 70%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। हाँ, लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और चीज जोड़नी होगी। ये जो 2000 जीपीयूज और डेटा सेंटर्स हैं, इन्हें चलाने के लिए भारी बिजली चाहिए। एआई कोई हवा में तो चलता नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत पावर हंग्री तकनीक है, इसीलिए राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों को इसके साथ पढ़ना जरूरी है। राइट, जैसे वो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन स्कीम। हाँ, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 मीट्रिक टन सिंथेटिक गैस का उत्पादन करना है।
एआई नीतियों को इन ऊर्जा लक्ष्यों के साथ जोड़कर ही हमें पूरी तस्वीर समझ आती है। बिल्कुल सही कहा। अब तकनीक और ऊर्जा के बाद जरा उस आबादी की बात करें जो इसे इस्तेमाल करेगी। चलिए मोस्पी की 27वीं रिपोर्ट देखते हैं, भारत में महिलाएं और पुरुष 2025। ये रिपोर्ट तो डेमोग्राफी का आईना है। अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो ये 904 से बढ़कर 917 हो गया है। और सबसे अच्छी स्थिति कहाँ है? और सबसे कम झारखंड में है 899। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर? वहां भी सुधार है। मात्र मृत्यु दर यानी एमएमआर अब 88 पर है और शहरी क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर 1.5 हो गई है। मतलब शहरी आबादी स्थिर हो रही है। लेकिन वर्कफोर्स का जो डेटा है वो बहुत चौंकाने वाला है। हाँ, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़कर 45.9% हो गई है। 45.9%। लेकिन इसके ठीक उलट राजनीतिक प्रतिनिधित्व में केवल 13.65% महिला सांसद हैं और मंत्री पद पर तो सिर्फ 9.86% महिलाएं हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। मुझे यहाँ आपसे एक तीखा सवाल पूछना है। जब वर्कफोर्स में महिलाएं 45.9% हैं, लगभग पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं, तो फिर नीतियां बनाने वाली जगहों पर, खासकर मंत्री पद पर, ये आंकड़ा 10% से भी कम क्यों है? देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। वर्कफोर्स में आना कई बार आर्थिक मजबूरी होती है। आज की महंगाई में घर चलाने के लिए महिलाओं का काम करना एक जरूरत बन गया है। हाँ, वो तो है। लेकिन राजनीति में जाना सिर्फ जरूरत नहीं है। इसके लिए पैसा, समाज का सपोर्ट और उस गहरी पितृसत्ता को तोड़ने की जरूरत होती है जो मानती है कि राजनीति सिर्फ पुरुषों का काम है। मतलब आर्थिक सशक्तिकरण तेज है, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण अभी भी बहुत धीमा है। बिल्कुल। चलिए अब समाज के इन बड़े मुद्दों से ग्रामीण स्तर पर आते हैं। देखते हैं गवर्नेंस और पब्लिक सेफ्टी में क्या चल रहा है। राइट। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 जारी किया है। हाँ, और ये बहुत डिटेल इंडेक्स है। इसमें 9 थीम्स के तहत 150 इंडिकेटर्स हैं और 97.3% भागीदारी दर रही है इसमें। नतीजे क्या रहे इसके? ए ग्रेड पाने वाली 3635 ग्राम पंचायतें हैं और बी ग्रेड में 1,18,824 पंचायतें हैं। ये डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का कमाल है। इसके साथ ही एक प्रोजेक्ट सचेत भी तो लॉन्च हुआ है। हाँ, गृह मंत्रालय और संचार मंत्रालय का प्रोजेक्ट है ये। अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसे लॉन्च किया है। इसका काम अर्ली वार्निंग नोटिफिकेशंस भेजना है ना? बिल्कुल। ये मोबाइल आधारित आपदा अलर्ट सिस्टम है। प्रोजेक्ट सचेत जैसी टेक्नोलॉजी पंचायत स्तर तक गवर्नेंस को बहुत रिस्पॉन्सिव बना रही है। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की तो बात हो गई, तो अब जरा बैंकिंग सेक्टर को वित्तीय आपदाओं से बचाने वाले आरबीआई के नए नियमों पर आते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा रेगुलेटरी शिफ्ट है। एसेट क्लासिफिकेशन के नए नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे। पुराना नियम क्या था? पुराना था इनकर्ड लॉस मॉडल। इसमें बैंक नुकसान की पहचान तब करते थे जब डिफॉल्ट हो चुका होता था। मतलब नुकसान होने के बाद। हाँ, और इसमें 90 दिन का ओवरड्यू नियम था। लेकिन नया नियम है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी ईसीएल। मैं इस ईसीएल को एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। पुराने नियम के हिसाब से आप छाता तब तक नहीं खोलते जब तक आप भीग ना जाएं। हाँ, सही है। लेकिन नया नियम कहता है कि आप बादलों का रंग देखकर पहले ही छाता साथ लेकर निकलें। बिल्कुल। फॉरवर्ड लुकिंग रिस्क पैरामीटर्स का उपयोग करके नुकसान का अनुमान पहले ही लगा लिया जाएगा। और वो 90 दिन वाला नियम? वो इसमें भी अपरिवर्तित रहेगा। इसके अलावा आरबीआई ने एफएक्स डेरिवेटिव्स के लिए भी नए मैंडेट्स दिए हैं। सीसीआईएल के माध्यम से ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स की रिपोर्टिंग 1 जुलाई 2027 से शुरू होगी। एस्पिरेंट्स याद रखें, ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर। और आपदा राहत के लिए भी नए लोन रिस्ट्रक्चरिंग नियम 1 जुलाई 2026 से आ रहे हैं। हाँ, इसमें बैंकों को 5% अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी होगी और उधारकर्ताओं के पास इससे बाहर निकलने यानी ऑप्ट आउट करने के लिए 135 दिन का समय होगा। अब देखिए, नियम तो इतने एडवांस बन गए, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए बैंकों को स्मार्ट वर्कफोर्स भी तो चाहिए। इसी के लिए तो आरबीआई ने मिशन सक्षम शुरू किया है। सहकारी बैंक क्षमता निर्माण, राइट? हाँ, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों यानी यूसीबीज के लिए है। इसमें मैनेजेरियल, आईटी, कंप्लायंस और ऑडिट की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसका स्केल बहुत बड़ा है। देश भर में 1.40 लाख प्रतिभागियों को ब्लेंडेड लर्निंग के जरिए ट्रेन किया जाएगा। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी हायरिंग बढ़ रही है। आईबीपीएस का डेटा देखिए, FY 2024-25 में इनटेक 37,860 था और FY 2025-26 में ये बढ़कर 50,552 हो गया है। वाह,
37,000 से सीधा 50,000 के पार। ये साफ दिखाता है कि बैंकिंग सेक्टर का इकोनॉमिक फुटप्रिंट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब वर्कफोर्स बढ़ने के साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई भी तेजी से बदल रहा है। वो ईपीएफओ का जो नया पोर्टल आया है, ई प्राप्ति पोर्टल, हाँ, एम्प्लॉइज पीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इनएक्टिव अकाउंट्स। इसका प्रोसेस बहुत सॉर्टेड है। यूजर आधार से लॉगिन करता है, सिस्टम खुद इनएक्टिव खातों को ढूंढता है और रीएक्टिवेट कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें शुरुआत में किसी यूएएन या एम्प्लॉयर की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंबर आईडी चाहिए। ये तो आम नौकरी पेशा इंसान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है यार। पुरानी कंपनी के एचआर के चक्कर काटने से आजादी मिल गई। बिल्कुल सही कहा। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में आईपीपीबी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए जीरो बैलेंस एसएचजी सेविंग्स अकाउंट्स भी लॉन्च किए हैं। और मोबीक्विक का भी तो अपडेट था ना? हाँ, मोबीक्विक को एनबीएफसी के रूप में काम करने की मंजूरी मिल गई है। मतलब अब वो ऑनलाइन लोन दे सकते हैं? हाँ, आरबीआई की पूर्व शाखा खोलने की अनुमति के बिना ही, लेकिन उनका नेट ओन्ड फंड 50 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए और AA रेटिंग होनी चाहिए। सही है। अब पर्सनल फाइनेंस से थोड़ा मैक्रो लेवल पर आते हैं, कैपिटल मार्केट्स की ओर। सेबी का एक नया सिस्टम आ रहा है, पारविया सिस्टम। हाँ, जो 4 मई 2026 से लाइव होगा। इसका काम मार्केट डेटा और रेटिंग्स को स्ट्रीमलाइन करना है। इसका फ्लो कैसे काम करेगा? देखिए, सबसे पहले डेटा इनपुट होगा, फिर वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा जो डेटा सेंटर का काम करेगा। वहां से ये केयर रेटिंग्स के पास जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और फिर वापस डेटा इनपुट लूप में। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे मैक्रो लक्ष्य बहुत बड़े हैं। नीति आयोग के रोड मैप की बात कर रहे हैं? हाँ, DPI एट 2047 रोड मैप। इसका एजेंडा 2047 तक विकसित भारत के लिए प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ को बढ़ावा देना है। और इसके टारगेट्स तो देखिए, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और $18,000 प्रति व्यक्ति आय। ये $30 ट्रिलियन का टारगेट तभी पूरा होगा जब सेबी के पारवाव जैसे सिस्टम्स इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखेंगे। बिल्कुल। और इतनी बड़ी इकोनॉमी को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत डिफेंस सिस्टम भी तो चाहिए। रक्षा संप्रभुता और स्टेल्थ तकनीक। इसमें हमारे पास नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है, जिसे NASM-SR कहते हैं। इसे DRDO और इंडियन नेवी ने बनाया है। इसके स्पेक्स क्या हैं? ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है, 55 किलोमीटर की रेंज है और इसमें फायर एंड फॉरगेट तकनीक है। मतलब एक बार टारगेट लॉक किया और भूल जाओ। हाँ, और ये पुरानी सी ईगल मिसाइल को रिप्लेस करेगी। इसका ओडिशा तट पर परीक्षण भी हो चुका है। और वो दूसरी तकनीक, वो गैस टरबाइन वाली? गैस टर्बाइन इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टम यानी GTIRSS। भेल ने DRDO के NSTL के साथ इसके लिए लैटोट साइन किया है। ये काम क्या करती है? ये जहाज़ों के LM-2500 गैस टर्बाइनों से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसों को ठंडा करती है, जिससे जहाज का इंफ्रारेड सिग्नेचर कम हो जाता है। अगर मैं इसे हैरी पॉटर के फैन की तरह समझाऊं तो ये उस इनविजिबिलिटी क्लॉक की तरह है जो भारतीय जहाजों को दुश्मन के रडार और हीट सेंसर से अदृश्य कर देगा। हाँ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो आमतौर पर हार्ड पावर सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ सेना, तोप, मिसाइल आते हैं। राइट, मिलिट्री माइट। हाँ, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ऑपरेशन नेत्रा 1.0। ये इंडियन आर्मी का एक मेडिकल ऑप है, लेह लद्दाख के 153 जनरल हॉस्पिटल में। और वहां उन्होंने एडवांस्ड आई सर्जरी प्रोवाइड की है करीब 950 पेशेंट्स को। 950, अरे वाह। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, दूसरी तरफ देखिए एक्सरसाइज प्रगति भी चल रही है मेघालय के उमरोई में। ओके, उमरोई में। ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जिसे इंडियन आर्मी होस्ट कर रही है और इसमें 11 नेशंस इन्वॉल्व हैं। 11 देश, वैसे ये काफी बड़ा स्केल है। बिल्कुल। और नेवल साइड पर अगर देखें तो कोलंबो में SLNX या DOVX 2026 चल रहा है। ये इंडिया श्रीलंका नेवल डाइविंग एक्सरसाइज है। अच्छा, जिसका फोकस अंडर वाटर ऑप्स पर है, राइट? हाँ। सागर के तहत INS सुनायना ने विजिट किया है। पता है, ये ऑपरेशन नेत्रा 1.0 देखकर मुझे एक एनालॉजी याद आती है। मेडिकल डिप्लॉयमेंट करना एक तरह से कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी का एक बहुत पावरफुल हथियार है। सही बात है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सेना अब सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के बीच एक बैलेंस बना रही है? देखिए, एब्सोल्युटली, ये सिर्फ हथियारों का दिखावा नहीं है। जब आप 950 सिविलियंस की एडवांस सर्जरी करते हैं एक बॉर्डर एरिया में, तो आप बेसिकली हार्ट्स एंड माइंड्स जीत रहे हैं। ये सॉफ्ट पावर का एक बहुत सॉलिड प्रोजेक्शन है।
और बाकी एक्सरसाइजेज जैसे प्रगति या SLNX दिखाती हैं कि हार्ड पावर के टर्म्स में भी हम रीजनल कोऑपरेशन में लीड कर रहे हैं। राइट, एक परफेक्ट मिक्स। चलिए अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। क्योंकि देश के बाहर हमारी ताकत तभी बढ़ती है जब देश के अंदर R&D मजबूत हो। यहां देखिए, ल्यूपेक्स की बात हो रही है, जिसे चंद्रयान 5 भी कहते हैं। यस, 2028 के लिए स्केड्यूल्ड है। ये इसरो और जापान की JAXA के बीच की पार्टनरशिप है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है ना, इसका साइट असेसमेंट भी शुरू हो चुका है। हाँ, और डोमेस्टिक टेक की बात करें तो CNSMS मतलब सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज ने एक स्मार्ट ऑक्साइड एनर्जी डिवाइस डेवलप किया है। वेट, ये वही बायोमेटालिक ऑक्साइड एनर्जी स्टोरेज है ना, जो अपना रंग बदलता है? हाँ बिल्कुल, चार्ज होने पर ये ब्लू दिखता है और डिस्चार्ज होने पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एक सेकेंड, बैटरी का रंग बदलना, ब्लू मतलब चार्ज्ड और ट्रांसपेरेंट मतलब डिस्चार्ज्ड? ये तो किसी स्मार्टफोन के किसी फैंसी फीचर जैसा लगता है। सुनने में लगता है। तो इसका असल में इंडस्ट्रियल या डिफेंस सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, फैंसी लग सकता है, बट सोचो कि डिफेंस या एरोस्पेस में जहां इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज या सेंसर्स फेल हो सकते हैं, वहां एक ऐसी बैटरी जो विजिबली अपना चार्ज स्टेट दिखाए बिना किसी एक्स्ट्रा सेंसर के। ओह, तो फेल सेफ मैकेनिज्म बन गया एक तरह से। एग्जैक्टली। ये रिलायबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में। मेक सेंस। और DRDO ने भी तो कुछ नया किया है, विक्रम VT-21। राइट, ये एक एडवांस्ड व्हील्ड और ट्रैक्ड एम्फीबियस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें मॉड्यूलर ब्लास्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। एम्फीबियस मतलब पानी और जमीन दोनों पर। अरे वाह। हाँ। अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। R&D से अब हम ग्लोबल स्टेज और एनर्जी पॉलिसीज पर आते हैं। ये थोड़ा शॉकिंग है। UAE एग्जिट्स OPEC एंड OPEC+। हाँ, और ये इफेक्टिव हो चुका है May 1, 2026 से। मतलब UAE 1967 से OPEC का हिस्सा था और करेंटली वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। रीजन काफी क्लियर है इसका। ADNO जो उनकी नेशनल ऑयल कंपनी है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल्स पर डे कर ली थी। लेकिन OPEC+ के प्रोडक्शन कोटास की वजह से वो कंस्ट्रेंट थे। एग्जैक्टली। पर वेट, सिर्फ 5 मिलियन बैरल्स पर डे की कैपेसिटी यूज करने के लिए इतने पुराने कार्टेल से बाहर निकल आना, क्या ये नहीं दिखाता कि अब देश अंतर्राष्ट्रीय गुटों मतलब अलायंसेस से ज्यादा अपनी खुद की नेशनल एनर्जी स्ट्रेटेजी को प्रायोरिटी दे रहे हैं? बिल्कुल, आज के टाइम में सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। अगर एक इंटरनेशनल कार्टेल आपकी ग्रोथ को लिमिट कर रहा है, तो बड़े प्लेयर्स अब वहां से वॉकआउट करने में हिचकिचाते नहीं हैं। सही कहा। और जियोपॉलिटिक्स में ही एक और बड़ी न्यूज है, इंडिया वियतनाम बायलैटरल रिलेशंस। हाँ, वियतनाम के प्रेसिडेंट तो लाम, उनकी विजिट हुई है। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिया वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 10th एनिवर्सरी मार्क करता है, 2016 से 2026। राइट, ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जब देश पुराने गुटों से बाहर निकल रहे हैं, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस किस तरह दुनिया को जोड़ रहे हैं, ये देखते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल इलेक्शंस की बात करें 2027 टर्म के लिए। राइट, प्रोसेस तो वही है, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन। हाँ, और P5 वीटो तो अप्लाई होता ही है। वैसे इस बार रोटेशन में किसकी बारी है? इस बार लैटिन अमेरिका और द कैरेबियन की टर्न है। ओके, लैटिन अमेरिका और द कैरेबियन। और उधर यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज की लिस्ट में 12 नए जियो पार्क्स ऐड हुए हैं, जिससे टोटल अब 241 हो गए हैं। 241। और तुनीशिया ने अपना पहला जियो पार्क ऐड किया है, दहार। हाँ, पर हेरिटेज की बात हो ही रही है तो प्रेयर विहार टेम्पल को मत भूलिए। तो हाँ, कैम्बोडिया और थाईलैंड के बीच इस 11th सेंचुरी हिंदू बुद्धिस्ट साइट को लेकर बॉर्डर टेंशंस फिर से शुरू हो गए। एग्जैक्टली। हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये उसका प्राइम एग्जाम्पल है। पर इन सबके बीच एक पॉजिटिव और प्राउड न्यूज भी है। प्रोजेक्ट भिशम इन जमैका, आरोग्य मैत्री एड क्यूब, दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। हाँ, जिसे इंडिया कैरेबियन टाइज बूस्ट करने के लिए डिप्लॉय किया गया है। आपको पता है, ये आरोग्य मैत्री एड क्यूब ना मुझे बिल्कुल एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा लगता है। स्विस आर्मी नाइफ कैसे? मतलब एक छोटे से बॉक्स में पैक होकर आप उसे कहीं भी ड्रॉप कर दो और वो खुलकर एक पूरा हॉस्पिटल बन जाता है। और सीधे कैरिबियन देशों तक हमारी मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा रहा है। बहुत एप्ट एनालॉजी है। और कैरिबियन रीजन को हेल्प करना, खासकर जब UN में उनका ब्लॉक इतना क्रूशल है, बहुत स्मार्ट डिप्लोमेसी है। अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें,
तो एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी दिखती है इंडिपेंडेंट और रेजिलिएंट नेशनल सिस्टम्स बनाने की, जिसे यहाँ सॉवरेनिटी 2026 का नाम दिया गया है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। राइट। पहला है डिफेंस सॉवरेनिटी। हम इंपोर्ट से शिफ्ट होकर इंडिजिनस स्टेल्थ कर जा रहे हैं, जैसे BHEL का GTRSS। और म्यूनिशंस में DRDO का नासम SR। दूसरा पिलर है DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, ब्यूरोक्रेसी को बाईपास करके सिटीजन डेटा का सिक्योरली यूज करना। जैसे EPFO का ई-प्राप्ति सिस्टम और नमा 11 और 2 AI। पर ये जो तीसरा पिलर है ना, AI एज इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग पावर को एक सॉवरेन एसेट मानना। हाँ, जैसे महाराष्ट्र के 10,000 करोड़ रुपए की AI पॉलिसी और विजैग में गूगल हब। पता है, हम आमतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या समझते हैं? सड़कें, पुल, एयरपोर्ट्स। बेसिक फिजिकल इंफ्रा, राइट? हाँ, लेकिन अब कंप्यूटिंग पावर को एक सॉवरेन एसेट माना जा रहा है। मुझे ये समझाइए, बैंकिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी की डेफिनेशन कैसे बदल रही है इससे? देखिए, पुराने टाइम में इकोनॉमी ड्राइव होती थी ऑयल और रोड से। अब इकोनॉमी डेटा और प्रोसेसिंग पावर से चलती है। अगर आपका डेटा और उसको प्रोसेस करने का AI किसी दूसरे देश के सर्वर पर है, तो आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा। तो कंप्यूटिंग पावर को सॉवरेन एसेट मानने का मतलब है कि आपकी डिजिटल रोड्स यानी AI इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अपने कंट्रोल में है। ये 21st सेंचुरी की रियल इकोनॉमी है। अरे वाह, मतलब डिजिटल बॉर्डर्स बन रहे हैं एक तरह से। एग्जैक्टली। अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। बड़ी स्ट्रैटेजी से निकलकर अब हम डायरेक्टली फैक्ट फाइल्स पर आते हैं। अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। PE सिंधु, इन्हें WBF एथलीट्स कमीशन का चेयर अपॉइंट किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिले हैं। ये बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। फिर आते हैं परवीन शेख पर, जो इंडियन साइंटिस्ट हैं। इन्हें कंजर्वेशन वर्क के लिए 2026 का विटली अवार्ड मिला है। विटली अवार्ड, ओके। और भास्कर ज्योति सोनोवाल को ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर अलायंस का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। राइट। एग्जाम्स के लिए ये नाम और इनके रोल्स डायरेक्टली याद रखना जरूरी है। स्पोर्ट्स की बात करें तो वेटलिफ्टिंग में इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, आपिया समूआ में, कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर चैंपियनशिप्स में। और फुटबॉल में पंजाब FC ने AIFL एलीट यूथ लीग का टाइटल रिटेन किया है। चलिए, अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज और ऑबिचुरीज को कवर कर लेते हैं। मई मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो May 1 इंटरनेशनल लेबर डे। और इस साल की थीम देखिए, इंश्योरिंग अ हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब पहले बात सिर्फ फिजिकल सेफ्टी की होती थी कि फैक्ट्री में चोट ना लगे। हाँ, पर आज के टाइम में साइको सोशल एनवायरनमेंट वर्कप्लेस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। मेंटल हेल्थ, टॉक्सिक कल्चर, इन सब पर अब ग्लोबल ध्यान है। बहुत क्रूशल शिफ्ट है ये। बाय द वे, May 1 को महाराष्ट्र डे और गुजरात फाउंडेशन डे भी होता है। राइट। और April 30 को हमने आयुष्मान भारत दिवस मनाया था। और ओबिचुरीज में गुरबख्श सिंह ग्रेवाल जी का 84 की एज में निधन हो गया है। वो एक रिनाउंड इंडियन हॉकी प्लेयर थे। उन्होंने 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना? हाँ, एग्जैक्टली। अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं और टाइम हो गया है हमारे नॉलेज रिटेंशन चेक का। देखते हैं अभी तक कितना ध्यान दिया है आप सबने। चलिए देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 1। द नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी NASAMSR replaces which legacy missile? A. ब्रह्मोस, B. सी ईगल, C. हार्पून या D. एक्सोसेट? इसका आंसर है ऑप्शन B, सी ईगल। हमने अभी डिफेंस सॉवरेनिटी वाले सेगमेंट में डिस्कस किया था कि कैसे DRDO की NASAMSR पुरानी इंपोर्टेड मिसाइल्स को रिप्लेस कर रही हैं। राइट। अब क्वेश्चन 2 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द MOSPI Women and Men in India 2025 report, what is the national sex ratio? A. 904, B. 943, C. 917 या D. 921? इसका करेक्ट आंसर है C, 917। ये डेटा मॉस्पी की रीसेंट रिपोर्ट का है और एग्जाम्स में सीधे पूछा जाता है। 917। अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं और इस रिवीजन को रैप अप करते हैं पार्ट 2 के साथ। क्वेश्चन 3। Which country recently became the first in its region to host a UNESCO Global Geopark जिसका नाम दहार है? A. Morocco, B. Egypt, C. Tunisia या D. Kenya? आई थिंक ये इजी है अगर आपने यूनेस्को वाली बात ध्यान से सुनी थी। आंसर है C, ट्यूनिसिया। बिल्कुल सही, ट्यूनिशिया। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 4।
The RBI's mission Shaksham is primarily targeted at strengthening which sector? Options हैं A. Non-banking financial companies, NBFCs, B. Regional rural banks, RRBs, C. Urban cooperative banks, UCBs, या D. Public sector banks, PSBs. तो मिशन सक्षम का मेन टारगेट है ऑप्शन सी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी यूसीबीज। हाँ, UCBs की हालत सुधारने के लिए ये RBI का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये थे हमारे सारे फैक्ट्स। राइट। तो दोस्तों, आज के इस इन-डेप्थ चर्चा में हमने R&D और जियोपॉलिटिक्स से लेकर भारत की जो सॉवरेनिटी 2026 की पॉलिसी है, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डीपली समझा। और ये भी देखा कि इवेंट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल। और जाने से पहले एक थॉट छोड़कर जा रहा हूं आपके लिए। आज हमने AI वाले सेगमेंट में देखा कि कैसे कंप्यूटिंग पावर को अब एक सॉवरेन एसेट माना जा रहा है, राइट? तो सोचिए, अगर डेटा और AI ही देशों की नई सीमाएं मतलब न्यू बॉर्डर्स बन रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में हमें फिजिकल सेनाओं की तरह ही डिजिटल पीस कीपिंग फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, जो ऑनलाइन साइबर अटैक्स और AI कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक सकें? वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट थॉट। इस बारे में जरूर सोचिएगा। और हाँ, बैंकिंग और रेगुलेटरी एग्जाम्स की इस बेहतरीन तैयारी को आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखने के लिए कंपाउंड लर्निंग को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। कीप लर्निंग, कीप कनेक्टिंग द डॉट्स।